इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ न पड़ा हो। कहने का अभिप्राय है कि धरती का जर्रा जर्रा, धरती का कण कण भारत के बारे में बोलता है। जैसा कि अभी बुंदेला जी बता रहे थे, भारत को समझो अभियान हमें इसी बात की शिक्षा देता है, इसी ओर लेकर के चलता है कि भारत के कण कण से नहीं, विश्व के कण कण से, धरती के कण कण से हम पूछें कि भारत क्या है, भारत का शानदार इतिहास क्या है, शानदार अतीत क्या है। जब हम उससे तारतम्य बनाएंगे, साधना को इतनी ऊंचा करेंगे, तो निश्चित रूप से धरती का कण कण हमें बताएगा। आदरणीय अशोक पटेल जी, वीडियो बंद कर लेना थोड़ा जी। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर लाखों मदालसाएं हैं, घोषा है, अपाला है, गार्गी हैं, जीजाबाई हैं, पन्नाधाय हैं, पद्मनी है, लंबी श्रृंखला है। परंतु फिर भी आज के वक्तव्य को हम जीजाबाई जैसी महान वीरांगना से ही आरंभ करते हैं। जीजाबाई का भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में योगदान विषय पर यदि हम चिंतन करेंगे तो शिवाजी के निर्माण से भी पूर्व उस समय की उन परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है, जिन परिस्थितियों की चुनौतियों ने, ललकार ने, पुकार ने, हुंकार ने जीजाबाई को जीजाबाई बनाया। जब परिस्थितियों में चुनौतियां पैदा हो जाती हैं, परिवेश चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं, तो उस समय कोई ना कोई वीरांगना उन सारी स्थिति परिस्थितियों का उत्तर बन करके हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ करता है, जिसको श्री कृष्ण जी ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही बात होती है। जिस समय जीजाबाई का विवाह हुआ, उस समय लखू जी उनके पिताजी और शाहजी उनके पतिदेव। स्वाभाविक था कि दोनों में अच्छे संबंध थे, तभी तो संबंध हुआ। लेकिन आगे चल करके कुछ समय पश्चात ही एक हाथी को लेकर के दोनों परिवारों में विवाद पैदा हो गया, और विवाद पैदा होकर के इतना बढ़ा कि शाहजी के एक भाई संभाजी और उधर लखू जी के एक लड़का का उस विवाद में देहांत हो गया। दोनों ने एक दूसरे के प्राण ले लिए। अब लखू जी अपने ही दामाद के जान के दुश्मन बन गए। इस ताक में रहने लगे कि जहां पर भी शाहजी मिल जाएंगे वहीं उनका कत्ल कर दिया जाएगा। अब इन सब परिस्थितियों को देख करके शाहजी ने अपने निवास स्थान को छोड़ करके बाहर निकल जाने का मन बना लिया। जीजाबाई भी साथ थी, और जीजाबाई उस समय, वैसा आवाज नहीं, जीजाबाई उस समय गर्भवती थी।
जब उनके पतिदेव उनको लेकर के जा रहे थे, पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र में उनको चढ़ना चलना उस समय कठिन हो रहा था। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए और आप निकल जाइए, क्योंकि शत्रु बहुत निकट आ चुका है। शाहजी ने कहा कि यह संभव नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूं और मैं चला जाऊं, लेकिन फिर भी उन्होंने निवेदन किया कि नहीं, आप जाइए, निश्चिंत रहिए, मेरा कुछ नहीं होगा, आप जाइए, लेकिन आप अपनी प्राण रक्षा इस समय कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने एक श्रीनिवास नाम के अपने सैनिक सिपाही की उपस्थिति में अपनी धर्म पत्नी जीजाबाई को वहां छोड़ दिया। थोड़ी देर में उनके पिताजी आ जाते हैं। उन्होंने कहा, जीजा तू यहाँ पर क्यों? चल तुझे मैं अपने महल में पहुंचवा देता हूँ। तब इस वीरांगना ने जो बात कही, उससे दोनों परिवारों की दुश्मनी समाप्त हो गई। इसकी वीरता, महानता दोनों प्रकट हुई। इन्होंने कहा कि पिताश्री, यदि आपको अपने दामाद के परिवार से दुश्मनी इतनी अधिक हो गई है, तो मैं उस परिवार की, लखोजी परिवार की बहू के रूप में आपके सामने उपस्थित हूं। आप मुझे और मेरी कोख में पल रहे वहां के कुल दीपक, और वो शिवाजी थे, दोनों का अंत करके अपने प्रतिशोध की आग को बुझा लीजिए। मैं आपके महलों में जाना अच्छा नहीं मानती, मैं आपके हाथों लखोजी परिवार की बहू के रूप में मरना अच्छा मानती हूँ। चलाइए, आप क्या चलाना चाहते। पिताजी ने इस बात को सुनकर के तुरंत गर्दन नीची कर ली और वहीं से उल्टे लौट गए। वैर शांत हो गया। माता जीजाबाई ने वीरतापूर्ण उत्तर दिया, और यदि अभिमन्यु वाली बात, घटना सही है कि गर्भ में ही बच्चे को वो संस्कार मिल गए थे जिससे वो चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या में पारंगत हो गया था, तो ये घटना माता जीजाबाई पर भी लागू होनी चाहिए, जो इतनी वीरांगना थी और विषम से विषम परिस्थिति में निकल जाना चाहती थी, जानती थी तो उसकी कोख से पैदा होने वाला शिवाजी भी अगर जेल से भागने में, अपने आप को सुरक्षित निकालने में सफल हो गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कार कहां से मिला होगा, ये सोचने की, समझने की बात है। निश्चित रूप से वहां से मिला। माता ने अपने चारों ओर के परिवेश में देखा कि चारों ओर हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। जिस देश में महिलाओं के सम्मान के लिए लोगों की सेनाएं निकला करती थीं, जिस देश में महिलाओं का कदम कदम पर सम्मान होता था, उन्हें राष्ट्र निर्मात्री के रूप में देखा जाता, समझा जाता था, उनको बाजार की औरत बनाया जा रहा था। ध्यान रहे कि महिलाओं को कभी आप औरत नहीं कहेंगे, क्योंकि औरत उनके यहाँ पर धंधा पैसा करने वाली महिला के लिए कहा जाता है, या जिससे करवाया जाता है, या जिसको रखेल के रूप में घर में ले आया जाता है, वो औरत होती है। हमारे यहाँ वो पत्नी होती हैं जो घर में आती हैं, और महिला बेटी के रूप में होती है, माँ के रूप में होती है, बहन के रूप में होती है, जिस जिस रूप में होती है उसी रूप में वो सम्मानित होती है। तो जीजाबाई ने देखा कि जिस देश की परंपरा ये थी, उस देश में महिला को औरत बना दिया गया है, बनाया जा रहा है।
तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, संस्कृति की रक्षा कैसे होगी, धर्म के अनुकूल शासन कैसे चलेगा। माँ ने पढ़ा, एक शिव नाम का राजा हुआ, जिसको शिव जी कह देते हैं हम और आप, और शिव का अभिप्राय होता है कल्याणकारी। तो शिव का राज्य भी कल्याणकारी था, जिसमें राजा लोग कल्याण के प्रति समर्पित होकर के राज्य सिंहासन पर बैठा करता था। तो राजा जो धर्म से पतित हो चुका था, राजशाही यानी बादशाहत, नवाबशाही जो धर्म से पतित थी, धर्म से दूर जा चुकी थी, वो धर्म की मर्यादा की कीली के इर्द गिर्द आकर के कैसे बंधे। माता को ये बात बार बार आकर के चुभती थी, इसका समाधान खोज रही थी माँ। तो जिस गर्भस्थ शिशु को उन्होंने जन्म दिया, उसका नाम उन्होंने शिव रखा। शिव का अभिप्राय कल्याणकारी। देश को इस समय एक कल्याणकारी शासक की आवश्यकता है, और वो कल्याणकारी शासक आना चाहिए। वो जो कहा जाता है ना, भगत सिंह तो पैदा हो पर दूसरे घर में पैदा हो जाए, मेरे ना हो। यहां माँ ने कोख को इस बात के लिए दे दिया कि वो भगत सिंह मेरे ही घर में पैदा होना चाहिए, जो इस भूमंडल पर व्याप्त अत्याचारों का प्रत्युत्तर देने के लिए अपने आप को सक्षम बना करके लाए। तब मैं अपनी कोख को धन्य मानूंगी। और ये संस्कार निश्चित रूप से माँ ने जो सूक्ष्म रूप में चिंतन किया था, वो बच्चे पर जाकर के अंकित हो रहे थे। बच्चा अपनी माँ को अपने जन्म के मात्र 15 से आधा घंटे के बीच, 15 मिनट से आधा घंटे के बीच में पहचान लेता है। उसकी गंध से उसका परिचय हो जाता है थोड़ी सी देर में। उसके बाद संसार के जितने संबंध हैं, चाहे वो पिता का है, चाहे भाई का है, चाहे बहन का है, चाहे जो भी है, दादा दादी, उन सब से माँ परिचित कराती है। लेकिन ईश्वर अपने आप परिचय कराता है माँ से बच्चे का। इतना महत्वपूर्ण दोनों का संबंध होता है, और दोनों मिलकर के, दोनों की श्वासें मिलकर के, दोनों का भीतर तारतम्य जो स्थापित होता है गर्भस्थ रहते हुए बच्चे का और माँ का, वो उसके आने वाले समय की सारी तदबीर लिख देता है। इसलिए माता को निर्माता कहा जाता है। तो माता जीजाबाई ने नाम रखा शिव, और शब्द दिया उसको। जब वो शिव बड़ा हुआ, शिवा बोलती थी प्यार से। जब शिव बड़ा हुआ तो शिव के सामने एक संकल्प रख दिया कि तुझे देश में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। मां ने दिया शब्द स्वराज्य। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब इसको कहने वाले तिलक आए तो तिलक ने भी ये कहां से लिया? माता से लिया। और जब इस देश में एक स्वराज्य पार्टी देशबंधु चित्तरंजन दास ने बनाई तो माता जीजाबाई का दिया संस्कार 1925 तक भी आ गया आपके साथ। और उस स्वराज्य पार्टी का चिंतन भी वही था जो माता जीजाबाई का था। विचार निकलता है, बात निकलती है तो दूर तक जाती है, और दूर तक जाती हुई वो की बात कहां तक पहुंच गई?
स्वराज्य का चिंतन यहां तक चलता रहा। स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य की बात को उठाया। चिंतन कहां से चला था? तो उसके मूल में खड़ी हुई कहीं हमें माता जीजाबाई दिखाई देती हैं। और माता जीजाबाई ने उस स्वराज्य के चिंतन को भारत की राजनीति के प्राचीन खंडों से पढ़ा, ग्रंथों से पढ़ा, रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, गीता को पढ़ा और वो दूसरे ऐसे ग्रंथ जो राजनीति के ग्रंथ माने जाते थे, जैसे शुक्र नीति है, मनुष्य स्मृति है, और जब उनको गंभीरता से देखा तो जो पिछली बार हम बोल रहे थे कि शिवाजी जी महाराज ने राजनीतिक व्यवहार कोश नाम की एक ग्रंथ तैयार कराया, पुस्तक तैयार कराई, जिसमें अरबी फारसी के राजनीति से संबंधित 1380 शब्दों को निकाला गया। और शिवाजी महाराज का वो अभियान आधुनिक हिंदी के लिए प्राण सूत्र के रूप में काम करने का कीर्तिमान स्थापित कर गया। लेकिन उसकी प्रेरणा में भी जाएंगे, उसके मूल में भी जाएंगे तो माता जीजाबाई खड़ी दिखाई देगी। वो जो कहा जाता है ना कि प्रत्येक महापुरुष के पीछे कोई महिला खड़ी होती है, कोई औरत खड़ी होती है। औरत नहीं खड़ी होती। हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति में पवित्रतम शब्द है औरत। तो उनके यहाँ पर रखेलों को कहा जाता है, जो मैं बता रहा था। औरत नहीं खड़ी होती। औरत तो पथ भ्रष्ट करती है, खुद पथ भ्रष्ट होती है, क्योंकि उसके उस अर्थ को समझे जो मैं बोल रहा था। तो हमने क्या कहा कि प्रत्येक महापुरुष के निर्माण में मातृ शक्ति का विशेष योगदान होता है। मातृ शक्ति कहते हैं उसको। वो बहन भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो माँ भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है। मातृ शक्ति का अभिप्राय यह नहीं है कि पत्नी को मातृ शक्ति नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी ममता, उसके दिव्य गुण वो उसी में भासते हैं और उन दिव्य गुणों को ही हम मातृ शक्ति कहते हैं, जिनसे राष्ट्र निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है, संस्कारों का निर्माण होता है। उसकी उस दिव्यता को, उसकी उस भव्यता को हम मातृ शक्ति के रूप में देखते हैं। तो हमने उस परंपरा को छोड़ दिया और इस बात के आधार पर छोड़ दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के निर्माण में कोई ना कोई औरत का हाथ होता है। नहीं, बदल दीजिए इस विचार को। शब्द का प्रयोग कीजिए। और शब्द का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। माता जीजाबाई ने आजादी शब्द का प्रयोग नहीं किया, आजाद हिंद की बात नहीं की उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की बात की। तो स्वराज्य का वो चिंतन, वो शब्द ही ऐसा चुंबक बन गया जो शिवाजी महाराज को अतीत में लेकर के जाकर के खड़ा हो गया और वहां से उनको प्रेरणा मिलने लगी आगे बढ़ने की। माता जीजाबाई ने अपने चारों ओर देखा, इतने बड़े बड़े अत्याचार देश में हुए थे, उनका गहराई से अनुशीलन किया, परीक्षण किया माता ने। पुरुषोत्तम नागेश ओक जी भारत में मुस्लिम सुल्तान नाम की पुस्तक के खंड 1 के पृष्ठ 228 पर लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी तक 15 करोड़ लोगों का या तो धर्मांतरण हो गया था या उनको खत्म कर दिया गया था। 15 करोड़ लोग 712 से लेकर के 1320 तक का जो कालखंड है, कितना कितना बड़ा अत्याचार इस भारतवर्ष ने देखा। उन अत्याचारों की कहानी को जब माता ने खंगाल करके पढ़ा तो पता चला कि देश का तो बेड़ा गर्क हो चुका है।
और अब इसका उद्धार होना चाहिए। अब इसके लिए कोई ना कोई ऐसा महापुरुष आना चाहिए जो भारत की होती हुई बर्बादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। बर्नी ने भी लिखा है कि सोमनाथ की प्रतिमा को उठाकर दिल्ली लाया गया और लोगों को चलने के लिए उसे नीचे फैला दिया गया। जियाउद्दीन बर्नी का कथन है। तो जो माता इतनी धार्मिक थी, इतने हृदय की गहराइयों से भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई थी, अपने आप को उसके साथ तारतम्य स्थापित करते हुए देखती थी, क्या उस माता ने इन बातों पर चिंतन नहीं किया होगा? निश्चित रूप से किया होगा। और जब वो इन पर चिंतन कर रही होगी तो अपने बेटे को भी समझाती होगी, समझाती थी। स्वराज्य के बारे में उन्होंने सबसे पहला चिंतन अपने पति को दिया और पति ने एक बार नवाबशाही की नौकरी छोड़ भी दी, लेकिन इसके उपरांत भी उन्हें लौटना पड़ा और परिस्थितियां ऐसी बनी कि पूना में उस समय की उस नादिर शाही ने, उस नवाब शाही ने पूरी पूना को आग के हवाले कर दिया। पूना के केंद्र में, पूना के बीचों बीच जब लोग भाग गए तो वहां पर गधों को जोत करके उनसे हल चलाया गया और फिर वहां पर एक बल्ली बांस गाड़ करके धरती में उसके ऊपर फूटी कौड़ी और कुछ ऐसे अपशकुन से भरे प्रतीकों को लगा दिया, जिससे वहां पर कोई भी आने का साहस न कर सके। पूरा का पूरा पूना बदनाम बर्बाद हो गया। लोग घरों को छोड़ करके भाग गए, कोई आने को तैयार नहीं था। तब माता जीजाबाई ने अपने पतिदेव के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया कि वह स्वयं पूना में जाकर के निवास करेंगी और वहां पर जाकर के अपने पुत्र शिवाजी के साथ रहना आरंभ कर देती हैं। वहां पर दो बैलों की जोड़ी से हल चलवाया जाता है, जितने अपशकुन थे उन सब का निराकरण किया जाता है और फिर वहां पूना को फिर से आबाद करने का एक महान कार्य संपन्न होता है। पूना फिर से आबाद होने लगती है। क्या इन बातों के प्रभाव माता के मस्तिष्क पर नहीं पड़ रहे थे? या वो अपने बच्चे को तैयार नहीं कर रही थी, उसका उत्तर नहीं बना रही थी? उसको स्पष्ट होता है, उत्तर बना करके अपने बेटे को ही ले जा करके वहां खड़ा कर दिया, देख बेटा क्या हालत हो गई है। और इन अत्याचारों का सामना करने के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर आ गया। इससे पहले एक घटना और भी होती है। इनके पिताजी लखू जी नवाब शाही की नौकरी छोड़कर चले गए थे, मुगलों की सेना में जाकर के काम करने लगे थे, लेकिन वहां से फिर मन उछटा और वो आकर के फिर नवाब के यहाँ पर आ गए। 25 जुलाई 1629 को, जिस समय शिवाजी महाराज गर्भस्थ थे, तब वो वहां से लौटते हैं इनके नाना जी शिवाजी महाराज के, और जैसे ही वो उसके दरबार में प्रवेश करते हैं अपने नवाब के यहाँ पर, तो तुरंत उनका वहीं पर कत्ल कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, उनका भी और उनके दो बेटों का भी। अब जीजाबाई के मातृ परिवार में यानी मायके में माता भी विधवा हुई और दो भाभियां विधवा हुई, और तीनों ने ही उनके साथ अपना सतीत्व जौहर कर लिया। तो जो पीहर था उनका, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। यहीं पर उन्होंने अपने पति से कहा कि इस नौकरी को छोड़िए, गुलामी को छोड़िए और स्वराज्य के लिए आगे बढ़िए। तो यहां से नई चीज आकर के जीवन में जुड़ गई और नए
आयामों के लिए, उन्होंने छूने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। जिस समय संपूर्ण भारतवर्ष पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, उस समय अपने आप को उसका उत्तर बनाना बहुत बड़ी बात थी। चुनौती के लिए अपने आप को समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात थी, और वो माता ने करके दिखाया। कोई सोच नहीं सकता था मनुष्य को अपने बेटे को शेर से लड़ाने वाली पृथ्वी सिंह महाराजा जसवंत सिंह की मां की बात कौन सुनते हैं। जिस समय बेटा जाकर के पृथ्वी सिंह शेर से भिड़ता है तो हाथ में खंजर होता है, तो मां बाहर से बोल देती है कि नहीं, अगर मेरा दूध पिया है तो निहत्ते से निहत्ता लड़ेगा। बेटा, शेर निहत्ता है, इसलिए निहत्ते से निहत्ता लड़ो। और बेटा निहत्ते से निहत्ता होकर के लड़ता है और शेर को बीच से फाड़ देता है। वो भी सब हो सकता है, चल सकता है, दिख सकता है कि इतना बड़ा बलशाली बेटा पैदा हो जाए, लेकिन यहां तो राई को पहाड़ से लड़ाने के लिए मां तैयार कर रही है शिवाजी को, और शिवाजी तैयार हो रहे हैं। राई को पहाड़ से लड़ाने की तैयारी। इस गौरवपूर्ण इतिहास का बखान भारत को समझो अभियान का एक अभिन्न अंग है। जब भारत की युवा पीढ़ी इस सत्य को समझेगी कि यहाँ पर संघर्ष कैसे हुआ था, कैसे कैसे बलिदान दिए गए थे, और कैसे कैसे अत्याचारों से लड़ने के लिए शिवाजियों का निर्माण हुआ था, जीजाबाइयों ने अपने आप को समर्पित किया था, तब भारत बनेगा। और उसी के लिए हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। कोंडाना का किला, 23 किलों को शिवाजी महाराज एक पुरंदर की संधि के माध्यम से मुगलों को दे चुके थे, लेकिन माता को चुभता था कोंडाना के किले पर जो मुस्लिमों का ध्वज लहराने लगा था, हरा झंडा वहां पर फहराने लगा था। माता सूर्य को अर्घ दे रही थी, बेटा शिवाजी पीछे खड़े थे। माता कुछ देर रुक गई। शिवाजी बोले, माता क्यों रुक गई? बेटा, इस पर जो हमको केसरिया ध्वज के स्थान पर हरा रंग से फहराने वाला झंडा दिखाई दे रहा है, ये चुभता है शिवा, ये उतरना चाहिए। मां ने बेटे से कहा। उसके बाद शिवाजी के मुंह से एक सेंटेंस उस समय वाक्य निकल गया, मां थोड़ा इंतजार कीजिए। मां ने कहा कि शिवा, तेरे मुंह से ये सुनना मैं अपेक्षित नहीं मानती थी, कुछ देर इंतजार करवाएगा। मां कहती है, अगर तेरे बस की बात नहीं है तो मैं स्वयं निकलती हूं और इसको लौटाऊंगी। तो वो कहते हैं शिवाजी, नहीं मां, हम अभी करेंगे। तानाजी मालसुरे उनके सेनापति अपने बेटे की शादी के लिए तैयारियों में लगे हुए थे। संयोग की बात थी, कुछ समय वह छुट्टी पर थे, अवकाश पर थे। वह अपने बेटे के विवाह के समारोह का निमंत्रण पत्र लेकर के उसी क्षण दरबार में आ जाते हैं। शिवाजी चुपचाप बैठे हुए थे। तानाजी मालसुरे ने कहा कि आप इस प्रकार चुप से क्यों बैठे? शिवाजी ने सच्चाई को बताया। घटना यह हो गई है, इस देश के वीरों का इतिहास देखिए।
और हो सके तो उन वीरों के लिए ताली भी बजाइए। तानाजी मालसुरे कहते हैं कि अब ये बात बाद में होगी, बेटे का विवाह समारोह बाद में हो, अब पहले कोंडाना का किला ही लिया जाएगा। विवाह समारोह को बीच में छोड़ करके वो शेर, वो सूर पुत्र, वो शौर्य पुत्र उसकी योजनाएं बनाने लगता है। कोंडाना के किले के पीछे का जो पोर्शन था वो बीहड़ जंगल से आच्छादित था, सामने की ओर बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था रहती थी। पीछे की दीवार की ओर से 500 सैनिकों को लेकर के तानाजी मालसुरे पहुंचते हैं और गोहो जो एक पशु होता है, वो सांप के से आकार का, आपने देखा होगा, पटड़ा गोहो भी बोलते हैं उसको ऊपर फेंका जाता है। वो दीवार को पकड़ लेता है, उसकी खासियत ये होती है। उसके माध्यम से कुछ सैनिक ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो ऊपर चढ़े हुए सैनिक नीचे की ओर जाकर के सेना के लोगों को, अन्य सैनिकों के लिए अपने रस्से को फेंक देते हैं। इस प्रकार से 300 सैनिक ऊपर आकर के, 200 सैनिक ऊपर आकर के चढ़ जाते हैं। जितने सैनिक मुसलमानों के वहां पर सुरक्षा कवच के लिए खड़े थे, वो आराम से सो रहे थे, उन सबको काटा जाता है। जाग पड़ जाती है, युद्ध होता है। तब भाग करके आगे जाकर के जो गेट था उसको खोल दिया जाता है और तब तक हमारे शेष सैनिक मुख्य द्वार की ओर आ गए होते हैं। भयंकर युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। और उस भयंकर युद्ध में इस देश की स्वाधीनता के लिए काम करने वाले, इस देश के धर्म, संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, राष्ट्र प्रथम का उद्घोष करने वाले और अपने आचरण से उसको प्रकट रूप में दिखाने वाले तानाजी मालसुरे का वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन किला हाथ में आ जाता है। जब इस बात की सूचना शिवाजी महाराज को मिलती है तो वह कहते हैं कि गढ़ तो आ गया लेकिन सिंह चला गया। ये बड़ा मार्मिक क्षण था, बड़ा मार्मिक क्षण। ऐसे ऐसे जुल्म भी हमने देखे हैं और उनका ऐसे ऐसे बनकर के, जवाब बनकर के भी हम अपने आप को प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। तब से उस कोंडाना के किले का नाम ही सिंहगढ़ हो गया। मेरा वो गौरवशाली इतिहास, मेरा वो गौरवशाली अतीत आज विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता, छुपा दिया गया। भारत को जानना है, समझना है तो जुड़ जाइए भारत के साथ, भारत की आत्मा के साथ। नहीं तो कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। ये पाखंडी बकवास छोड़ दो कि उनका हृदय परिवर्तन होगा और एक दिन सब्ज बाग देखते देखते समय वो आएगा कि हम हाथ में हाथ डाल करके चलेंगे। भूल जाइए, अपनी सुरक्षा के लिए शिवाजी के इतिहास को समझ गए हैं तो खड़े होना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा माँ के संस्कार क्या होते हैं। और यही माता, इसी माता के दिए संस्कारों के चलते शिवाजी ने जो शब्द पकड़ा था स्वराज, जिस दिन 6 जून 1674 को, यानी कि महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के 98 साल बाद देश की सत्ता को अपने हाथों में लेते हैं। चाहे वो छोटी सी थी उस दिन, लेकिन उस दिन सपना देखते हैं कि भारत से मुगलों का अंत करूंगा। ये जो आपका शिव संकल्प है, शिव जी का संकल्प है,
कल्याणकारी संकल्प है जो वेद में बार बार आता है। तनमे मन है शिव संकल्प मस्तु, मेरा वो मन शिव संकल्प वाला हो। आपके पास तो शिव जी साक्षात खड़े हैं, अरे वो शिव जी भी खड़े हैं और ये शिवाजी भी खड़े हैं, पकड़ लो। राष्ट्र की रक्षा करनी है, राष्ट्र को बचाना है, तो शिव जी ने संकल्प लिया, शिवाजी ने संकल्प लिया, और ये संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि मैं संपूर्ण भारतवर्ष से मुगलों का अंत करूंगा। कांग्रेस विहीन भारत का संकल्प लिया गया था, कांग्रेस मुक्त भारत। वो हुआ कि नहीं हुआ उस बात पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे संकल्प कितनी बार लिए गए हैं। और उस समय के क्रूरतम शासन के विरुद्ध खड़ा होने वाला शिवाजी जब इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ता है तो उनका शासन 144 साल चलता है। 1818 में जाकर के समाप्त होता है, और 1818 में भी जो उस समय पेशवा थे उनको अंग्रेजों ने जबरदस्ती वहां से हटा करके कानपुर में भेज दिया था। और कानपुर में जो पेशवा बाजीराव नाना फडणवीस उनके बेटे बने, दत्तक पुत्र, जब 1851 में उनका देहांत कानपुर में होता है तो कानपुर में रह करके वो अपने पिता का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराना चाहते थे। माता का संस्कार कहां तक पहुंचता है जरा विचार कीजिए। तो नानाजी फडणवीस को अंग्रेजों ने रोक दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं कर सकते तो अब युद्ध होगा। और उसके बाद 1857 की क्रांति फूटती है। वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था जो नाना फडणवीस को वहां लेकर के पहुंच गया था। 1818 में अंत हो गया, 1851 में घटना घटित होती है, 57 में फूट जाता है फिर विद्रोह। तो वो नाना फडणवीस क्या अपने कुल परंपरा में खड़ी जीजाबाई के पवित्र संस्कारों से क्या उत्प्रोत नहीं हुआ होगा? निश्चित रूप से हुआ। और उसने कहा कि उस राज्य का संकल्प जो पिता ने, दादा परदादा शिवाजी महाराज ने उस समय अपनी माता के दिए संस्कार के आधार पर लिया था, आज फिर हम उसको खड़ा करेंगे। 250 साल बाद जाकर के भी माता का दिया संस्कार बुझा नहीं, मिटा नहीं, बल्कि और प्रज्वलित हो उठा। तो माता का दिया संस्कार कितनी दूर तक जाता है और कितनी दूर तक देश और समाज का निर्माण करते हुए राष्ट्र के लोगों का मार्गदर्शन करता है, ये माता के इस संस्कार से हमको पता चलता है। शिवाजी महाराज ने आज के आसाम को, उस समय के आसाम को छोड़ दीजिए जिस समय उसमें 7 राज्य हुआ करते थे, वो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। उड़ीसा कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। नीचे की तरफ जाकर के आप दक्षिण में जाकर के देखेंगे तो जो आज का तमिलनाडु है वो क्षेत्र भी हमेशा सुरक्षित रहा, किसी का गुलाम नहीं था। इतने भारत को आज के भारत से बाहर निकाल दीजिए तो आपके पास जो भारत बचेगा उसका लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा। शिवाजी महाराज ने 1818 तक आते आते उनके सन 1800 और उससे भी पहले जब मुगलों का अंत किया 28 मार्च 1737 तक, और उसके बाद 1818 तक 28 लाख वर्ग किलोमीटर के भारत पर अपना स्वतंत्र झंडा लहरा करके स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी। उस हिंदवी स्वराज्य को आप भूलते क्यों हैं? आप ये कहिए, डंके की चोट कहिए, हर मंच से खड़े होकर के कहिए कि 100 साल भारत आजाद रह चुका शिवाजी महाराज के कारण। उस कालखंड को, आजादी के उस कालखंड को
इन झूठे वाहियात लोगों के चक्कर में क्यों भूल जाते हो? क्यों ये कह देते हो कि हमारा देश 800 साल गुलाम रहा, 1000 साल गुलाम रहा? कोई जवाब बन करके नहीं आया। अपने गौरवशाली अतीत को भूल जाते हैं, उन लोगों के परिश्रम और पुरुषार्थ को भूल जाते हैं। तो मैं, क्योंकि सब समय पूर्ण हो चुका है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और माता जीजाबाई के लिए इस मंच की ओर से हृदय से नमन करता हूं। ओम शम। आज जी, आज की बहुत अच्छी भाई साहब के द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है। इसमें आदरणीय रमेश चंद भाई साहब ने हैंड रेज किया है। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, आप अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। और आज की जो चर्चा है वो हमें अपने अतीत को जानने की एक प्रेरणा तो मिल ही रही है, साथ में उन विकट परिस्थितियों में किस तरह से माता जीजाबाई ने अपने पुत्र को संस्कार दिए, न केवल भयभीत होकर बल्कि उन्हें निर्भीक बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी कि चारों ओर इस तरह के भयातुर समय में भी अपने बेटे को उन्होंने खड़ा किया। कल मैं शाम को, जैसा कि नाना फडणवीस की बात आई है, तो लक्ष्मीबाई का वो देख रहा था नाटक, और उसमें वही चीज जो आज आरजी ने बताई वही हम कल देख रहे थे कि लक्ष्मीबाई कितनी निर्भीकता से नाना के साथ जो उन्होंने जो वो दृश्य था कि वो अपने तीर लेकर जाती है और उस टापू पर मारती है और वहां एक विस्फोट हो जाता है, और वो कहती है कि इस तीर से हम किसी भी किले की दीवार को ढा सकते हैं। और जब ये तीर वहां देखा जाता है और जब नाना फडणवीस का घोड़ा जो है वो बिचकता है और वो खाई में गिरते हैं और उनको बचा करके लाते हैं, तो सारे लोग उन्हें दोषी देखते हैं, परंतु वह संस्कार जिसकी आपने बात की, चारों ओर अंग्रेजों का भय, परंतु पेशवा जी ने मनुबाई के को, जबकि चारों ओर से ये लग रहा था कि अंग्रेज इसके बिल्कुल विपरीत है, पर उन्होंने मनुबाई का प्रोत्साहन बढ़ाया और उसको आगे बढ़ने के लिए कहा। और उस समय वो कहते हैं कि तुम दोनों को ही आगे जाकर के इन अंग्रेजों से लड़ना है। ये बात कल मैंने देखी, और आपने जो बात कही, निश्चित रूप से वो स्वराज का जो मंत्र है वो 1857 तक चलता है। जी हो। प्रणाली मराठे जी का हैंडरेज है शायद। जी जी दीदी, आप अपनी बात रखें, प्रणाली मराठी जी। ओम, आदरणीय सदन को सादर वंदन प्रणाम। आदरणीय राकेश भैया जी, आपके मुंह से आज जो इतिहास हमको सुनने को मिला वो बहुत ही जाज्वल्य है, प्रतिभाशाली है। ओम प्रणाम।
धन्यवाद जी आदरणीय बहन प्रणाली जी। और आगे मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय श्री पवन कुमार, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र है। जी नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता हमारे राकेश आर्य जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज एक इतिहास की एक और कड़ी, एक और चैप्टर और कही अनसुनी बातें और अनजान सी लगने वाली बातों के बारे में आज फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो चर्चाएं हैं, जैसा आपने पूर्व में भी कहा है, ये नियमित रूप से हमें सुनने की, समझने की, इसके ऊपर अगर कोई सीरियल बना हुआ है, इसके ऊपर इस हिस्ट्री को अगर किसी को का चित्रण हुआ है वीडियो के माध्यम से, अन्य किसी तरह से भी, जहाँ से हम इसको ध्वनि के साथ, इसको किसी दृश्य के साथ इसको देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा चित्र इनमें से सही होगा, इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हमारे चित्रों में भी हुआ है। तो मेरा अनुरोध ये भी रहेगा कि ऐसे कोई भी हमारे कोई सीरियल या कोई ऐसी पिक्चर या कोई ऐसे चित्र या कोई ऐसी और कोई चीज़ें का जो कि हमारे इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में जिसको परोसा गया हो, शायद उसके बहुत कम ही उदाहरण होंगे, और अगर उदाहरण भी होंगे तो उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया होगा। तो ऐसे चित्रों को, ऐसे फिल्मों को, इसको हम और भी प्रसारित करें, क्योंकि आप जब प्रसारित करते हैं तो आपका अपना एक तरीका है, आपका है, लेकिन इसका विस्तारीकरण करने के लिए हमें और भी माध्यम के माध्यम से करना पड़ेगा। आपकी पुस्तकों को भी पढ़ेंगे, आपके बातों को भी सुनेंगे, इसके अलावा भी और जो संभावनाएं हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तब जाकर के कहीं हमारे मस्तिष्क के अंदर जाकर के ये घुसेगी, और तब जाकर के शायद हमें कुछ प्रेरित करने के लिए तैयार करें। नहीं तो अभी तो ये कहा जाता है कि हम सोए हुए हैं, बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, और इसको जगाने वाला भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के प्रयास नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि एक मल्टीपल प्रयासों से ये चीज़ों को हम सही परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक पहला हो गई कि समझ कैसे बढ़ाएं, प्राथमिक चीज़ है कि समझ कैसे बने। दूसरा है कि अगर समझ बन भी गई तो अकेले अकेले रहते हुए क्या करेंगे, अकेले अकेले रहते हुए क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन से नेटवर्क्स हैं, इस नेटवर्क के अलावा भी जो कि इस दिशा में लोग काम कर रहे हैं, और क्या वो नेटवर्क हमारे अभी किस अवस्था में है, क्या वो फॉर्मेशन में है, क्या वो मैच्योर हो गए हैं। तो इस विषय पर भी भविष्य में अगर हमें चर्चा की जाती है और हम उनके साथ अपने को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो एक अगला कदम भी हो सकता है, ये पैरेलल कदम भी हो सकते हैं। तो दूसरी बात तो ये हो गई है इसमें। तीसरा हमारा कि अब ये नेटवर्क में जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और वो कैसे अपने आप को क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं, इस विषय पर भी भविष्य में हम किसी के साथ बातचीत करें जो कि नेटवर्क अच्छी तरह से काम कर रहा है, बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहा है। तो ऐसे नेटवर्क को भी हम और ज़्यादा खंगालने का, समझने का प्रयास अगर करते हैं और अपने आप को जोड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम एक आगे चल करके कुछ सही रूप में करने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहले सही और गलत की या आंशिक गलत, भ्रमित वाले जो चीज़ें हैं उसके बीच में एक लाइन खींचने की ज़रूरत है। तो ये लाइन क्या है, लाइन को हम कैसे बनाएंगे, कौन किसने बनाई ये लाइन, जिससे कि हम अच्छी तरह से इस चीज़ को न केवल समझ सकें बल्कि उस दिशा में हम काम भी कर सकें, और यह भी देखें कि उसके चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं। क्योंकि हमने पूर्व में बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी, और 100 साल तक के, 150 साल तक के, किसी ने ज़्यादा साल तक राज किया, व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन वो व्यवस्थाएं किसी न किसी कारण से छिन्न भिन्न हुई। तो आज की परिस्थिति में ये व्यवस्थाएं क्या होंगी, क्या हुई हैं, और उसके लिए हम उन व्यवस्थाओं के साथ अपने आप को किस प्रकार से समर्पित होकर के काम कर सकते हैं, ऐसा हमें क्या करने की ज़रूरत है। ऐसा हमें अपने चेक्स एंड बैलेंसेस को और अच्छा, सुदृढ़,
आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम अंदर से दरवाजा खोलने वालों की पहचान कर सकते हैं, क्या क्या उनका समझ क्या है, कैसे बनेगी। ये भी कुछ विषय है जो कि अभी भी हमें भ्रमित कर रहे हैं और उस चीज़ से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ऐसे और भी मेरे ख्याल से प्रश्न होंगे साथियों के जो करना चाहते हों, या उनके मन में कोई प्रश्न होंगे या कोई विचार होंगे, वक्तव्य होंगे, तो उनको भी आज सम्मिलित किया जाए तो अच्छा एक रास्ता हम हो सकता है कि हम सही तरीके से सही दिशा में बिना इधर-उधर भटके हुए, क्योंकि पानी काफ़ी ऊपर तक के आ गया है, तो ऐसे में हमें अब क्या करने की ज़रूरत है, कुछ त्वरित कार्रवाई क्या किया जाए, कुछ दूरगामी दृष्टि से क्या किया जाए, जिससे कि हम अपने भविष्य को, जना हमारी सनातन संस्कृति है, उसको हम बचा सकें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हम बाहर की जो दुनिया है, बाहर के देश में कई तरह के प्रयास चल रहे हैं और उनकी विचारधारा को भी चेंज हो रहा है। जो पहले उनकी विचारधारा हमारे प्रति थी, उसमें परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन सकारात्मक के साथ-साथ कई चीज़ों पर नकारात्मक भी हो रहा है। तो उस चीज़ों से हम कैसे भिड़ें, उनके साथ हम कैसे करें, अपनी चीज़ों को हम सही रूप में कैसे प्रस्तुत करें, उनके साथ संवाद भी कैसे करें। मैंने तो ये समस्या हुई कि संवाद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे फिर बात की कि मैं तो सनातन संस्कृति का हूँ, जो कि ना किसी धर्म, किसी पंथ, उससे भी पहले की स्थिति है। तब जाकर के लोग जो है मुझसे बातचीत करने के लिए भी तैयार हुए। तो ऐसा करके अपने आप को मोड़ने का भी प्रयास किया, समझने का भी प्रयास किया, अगले के दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास किया है। तो हमें कुछ ऐसे तरीके ढूँढने पड़ेंगे अपनी-अपनी स्थिति में, जिससे पहले हम उनके साथ संवाद कर सकें। संवाद करके उनकी बातें भी उनको कुछ बताएँ, अपनी बातें भी उसमें डालें। तो ये दोनों चीज़ों के हम फिर आशा ही कर सकते हैं कि हमारी बातें भी सुनी जाएँगी और उन बातों का भी अनुसरण किया जाएगा। अन्यथा तो बातचीत करने का भी कोई संभावनाएँ जो हैं कम होती जा रही हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये मैं अपने देश के लोगों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विदेश में रहने वाले लोगों की भी बातचीत कर रहा हूँ। जब हम उनसे सनातन धर्म की बात करते हैं, पृथ्वी के पंच तत्वों की बात करते हैं कि हमारी शुरुआत ही कहाँ से हुई और ये पंच तत्व ही नहीं रहेगा तो आपका धर्म किस काम का? तो ऐसे जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरी बात को और सीरियसली सुनते हैं। अगर मैं केवल हिंदुत्व की बात करता हूँ, तो मेरी बात को कहते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा हो रहा है, भारत में तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पर तो ऐसा किया जा रहा है। तो एक क्या है, एक पर्सपेक्टिव भारत के बारे में बनाने का प्रयास किया गया है, उसका हमें इस तरह से भी हम जब इंटरैक्ट करते हैं तो यहाँ पर करने का होता है। हमारे देश के प्रति बहुत सम्मान है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्थितियाँ बहुत खराब हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि विचारधारा जिनकी पूर्व में पहले कम वैसे थी, मॉडरेट थी, अब वो कट्टर हो गई है। तो ऐसा जो प्रयास हो रहा है तो उससे भी हमें बच करके और उसको भी हमें टैकल करने की ज़रूरत है। ना केवल अंदर बल्कि बाहर के भी जो दुनिया है। तो ये कुछ मन में कुछ विचार थे। मैं अपनी बात अब विराम करता हूँ। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के जी। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, बहुत सुंदर जो आपने मार्गदर्शन दिया और आज जो आपने बिंदु रखे हैं, पॉइंट्स रखे, अगर आदरणीय राकेश कुमार जी की कुछ कमेंट है तो आप कृपया अपनी बात रखें। जी, आदरणीय पवन जी के लिए आज पुनः एक बार जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर होता है, शालीन होता है, मर्यादित होता है, संतुलित होता है। कल भी मैं कह रहा था कि वो एक आदर्श पुरुष हैं और ऐसे आदर्श पुरुषों से वैर विरोध की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो ऐसे समाधान देते हैं। इसके उपरांत भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि जब देश का 1947 में बंटवारा हुआ तो उस समय जिन्ना नाम का वो प्राणी जिसका जन्म हिंदू के घर में हुआ, हिंदू के रूप में हुआ,
बाद में वो मुसलमान बना और मुसलमान बन करके इतना कट्टर मुसलमान बना कि वो देश को बंटवा गया। और उस समय 93% मुसलमानों ने उसकी बात का समर्थन किया था कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। जिनको हम मॉडरेट कहते हैं और जो घर आंगन में गली मोहल्लों में हमको ऐसे दिखाई देते हैं कि ये तो शायद कुछ नहीं जानते इस बारे में, वो भी इस बात को जानते थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए और वो देश हमारा अपना होगा, हम अलग जाएंगे। और वो पाकिस्तान भी वो उतना पाकिस्तान नहीं ले रहे थे जो आज का पाकिस्तान है। उसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित था, बिहार भी सम्मिलित था, जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित था, दिल्ली भी सम्मिलित थी, और बिहार से लेकर के बंगाल तक चला जाता था वो भारत का कटता हुआ पाकिस्तान। इतने बड़े भारत को लेने की योजना थी, पढ़िए जरा। और देश बट गया, एक पुस्तक है। और वही बीज आज फिर रह गया, जिनको हम मॉडरेट कह देते हैं। उनके भीतर संस्कार वही है, संस्कार बीज नहीं है, वो रक्त बीज है, वो पड़ा हुआ है सुप्त अवस्था में, लेकिन हमको दिखता है वो सुप्त अवस्था में, परंतु वो भीतर से वही है, रक्त बीज है, दिखता नहीं। मैं मानता हूं कि दारा सिकोह की परंपरा भी है, मैं मानता हूं कि अबुल कलाम जैसे दिव्य पुरुष भी वहां पर हुए हैं। मेरा अभी विद्या विभूति सम्मान अमरोहा में केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी ने दिया। जब मुझे वो दे रहे थे तब मैं कह रहा था कि आपके हाथों से लेना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं। यदि कोई और मुसलमान होता तो मुझे सोचना पड़ता। आप मेरी वो गंभीर मुद्रा और उनकी बातचीत का देखिए फोटो, वो परंपरा भी है। अशफाक उल्लाह खान भी हुए हैं देश में। किसी जिन्ना ने कहा था कि हम इन लोगों के साथ रह नहीं सकते, क्योंकि इनके इतिहास पुरुष और हैं और हमारे इतिहास पुरुष अन्य हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिए कि आप महाराणा प्रताप को नमन करते हैं तो वो अकबर को करते हैं वहीं खड़े खड़े। तो जहां पर महापुरुषों के बीच में भी इस तरीके की बात हो, हमारे महापुरुषों को ये गाली देते हैं, हम इनके को देते हैं, तो कैसे साथ रहेंगे? अब हमने क्या काम किया कि चलो कोई बात नहीं, हम आप वालों को ही बड़ा मान लेते हैं, अकबर को ही बड़ा मान लेते हैं, महाराणा को हम गाली देने लगेंगे। पहले महाराणा पर चुप हुआ गया, फिर महाराणा पर गाली देने पर उतर आए, हम ही उतर आए। ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि शिवाजी के लिए ये कहा जाए कि शिवाजी का सुना इतिहास आज हम सुन रहे हैं। लेकिन ये उस सोच के कारण पीछे को हटते चले गए हम। शिवाजी वाहियात था, शिवाजी बेकार था, पहाड़ी चूहा था, माता जीजाबाई कोई थी नहीं, थी तो एक निकम्मी नलायक औरत थी। मैं उनके शब्दों में कह रहा हूं। इसलिए हम पीछे हटते गए और उनका औरंगजेब आगे होता चला गया। ये पीछे हटने की, शांत रहने की, ये मर्यादित संतुलित रह करके उनको गले लगाने की सोच बहुत सुंदर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। और मैं भी ये नहीं कह रहा कि उनको काटना है, मारना है। मोदी जी भी कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, इलाज ही होना चाहिए, मारना काटना कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो परीक्षण जितने किए हैं 1947 और उससे पहले से लेकर के आज तक करते चले आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से सावधान रहना पड़ेगा जैसे अफजल बेग के खिलाफ शिवाजी महाराज सावधान रहे। यदि वो सावधान न रहे होते तो जो बघ नख पहन करके आया था उसी दिन काम खत्म हो जाता। खंजर लेकर के आया था, शिवाजी के पास बघ नख नहीं होते तो क्या होता? तो बघ नख पहने रखिए, मेरा निवेदन केवल इतना है। और सावधान रह करके हमें अपनी नीतियां बनानी चाहिए, इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। आपके शांत विचारों से, मर्यादित मार्गदर्शन से सहमत होते हुए, उसके साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए, मैं आपका सम्मान करते हुए पीछे अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि जी बदन तो पहनने ही हैं, बदन के अलावा भी कुछ और है तो उसको भी पहनना है। जी, मैं ठीक है। समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल और निश्चित रूप से उस मत के हैं। जी, और लेकिन जो और प्रयास हैं, जो 80% शायद अच्छा है, उन अच्छाइयों को भी हम समझते हुए मेरा बस प्रश्न ये है कि कोई ऐसा थर्मामीटर होता तो हम इसकी ऊर्जा को समझ पाते। जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा हम ये मान के चलते हैं कि इधर भी है, तो इस ऊर्जा को हम कैसे पहचान पाएं। मैं व्यक्ति की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ ये नकारात्मक, मैं इसको दूसरे डायमेंशन से समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये नकारात्मकता हमारी मानसिकता भी है। इस मानसिकता को हम व्यक्ति के जीवन के अलग अलग पलों में अलग अलग भी हो सकती है, एक ही व्यक्ति के, और हमने उसको महसूस भी किया, मैंने भी उसको महसूस किया है। हमारे अंदर भी नकारात्मकता है। तो कई बार ये नकारात्मक का मुझे लगता है कि एक फेज आता है, हर एक आदमी के जिंदगी में भी आता होगा और किसी कारण से भी आता होगा। तो उसको अगर हम पहचान समझ लेते तो हम और ज्यादा अपने आप को डिफेंसिव हो पाते, डिफेंड कर पाते, और आगे के उसको करने के लिए अपने आप को तैयारी हमारी पूरी हो जाती। ऐसा कुछ तरीका निकले तो और अच्छा होगा इसमें। जी, धन्यवाद। देखो, अभी मणिपुर की जो घटना घटित हुई थी उससे हम सभी परिचित हैं, और आज उस पर केंद्र की मोदी सरकार को बार बार घेरा जाता है कि मणिपुर पर चुप क्यों है आप। मणिपुर में मदर टेरेसा के जमाने से अत्याचारों में वृद्धि होती गई और एक धर्म को वहां पर बढ़ने का पर्याप्त मौका दिया गया। बढ़ते बढ़ते बीमारी इतनी बढ़ी कि वो जो वहां के मूल निवासी थे, जो हिंदू थे, आर्य लोग थे, कुछ भी कहिए, सनातनी लोग थे, उन लोगों पर अत्याचार इस सीमा तक बढ़े कि उनके साथ में हर वो घटना घटित हुई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हमारा। आज जब उन्होंने सिर उठा करके उन अत्याचारों का प्रतिशोध किया, तो स्वाभाविक रूप से कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जो निंदनीय थी। तो उस घटना के मूल में हम क्यों नहीं झांकते जा करके कि ये जो आज प्रतिक्रिया हो रही है इसके जड़ में कौन है। हम आज की घटनाओं को पकड़ रहे हैं, अतीत को भूल रहे हैं। जैसे पंजाब में जो कुछ हुआ, मैंने लिखा था इस पर, नवंबर 1984 में जो दंगे हुए, उन दंगों पर तो आज तक चर्चा होती है। हजारों सिख मार दिए गए, वो कर दिए गए। मैं उनके प्रति पूर्ण सहानुभूति रखता हूँ, उनका पूर्ण सम्मान करता हूँ। जो भी अत्याचार हुआ पूर्णतः गलत था, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस भावातिरेक में हम ये भूल जाते हैं कि जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था तो हिंदुओं को उतार करके, बस से उतार करके और सीधा एक लाइन में खड़ा करके एक गोली से मारा जाता था और सब धड़ाम धड़ाम नीचे आकर पड़ जाते थे। उनकी भी संख्या हजारों में है। क्या उनकी माताएं घर में रोते रोते आंखों को नहीं खो बैठी? क्या उनकी पत्नियां अपना सुहाग अपने आंखों देखते देखते लुटता हुआ देख करके उनके आंखों के आंसू नहीं सूख गए? कितने आंसू बहाए होंगे उन्होंने? क्या किसी और बाप का, हिंदू बाप का सहारा नहीं छिना? तो जब हम इस तरीके की एक, ये हिंदू की विशेषता है कि वो उदारता के चक्कर में फिर अपने साथ में हुए अत्याचारों को भूलने के उपदेश देने लगता है। भूल जाओ। और हम सारे भूल गए पंजाब में उनके साथ क्या हुआ था और उनके उनके पुनर्स्थापन के लिए हमने क्या किया। इसको नेगेटिविटी कहें, कुछ भी कहें, कि आज मणिपुर में लोग खड़े हो गए, अत्याचारों का सामना करेंगे। यही तो शिवाजी कर रहे थे कि जो अत्याचार अति पे हो गया था तो शिवाजी ने कहा कि प्रतिशोध का समय आ गया, खड़ा होऊंगा और आइए किसके गोलियों, किसकी बंदूकों में कितनी गोलियां मेरी छाती में मारी मैं देखता हूं। श्रद्धानंद जी ने यही कहा था चांदनी चौक में अंग्रेजों के सामने छाती खोल दी थी, आइए किसके कितनी गोलियां बरसाते हुए मेरी छाती में गोली मारी। प्रतिशोध के लिए खड़ा होना नेगेटिविटी मैं नहीं मानता। फिर भी आपके विचारों पर सहमति व्यक्त करते हुए और उन पर निश्चित रूप से हमको काम करने की आवश्यकता है। अच्छी चीजें खोजनी चाहिए, तलाशनी चाहिए।
आपके मार्गदर्शन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जी जी, धन्यवाद आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आदरणीय राकेश जी, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण चर्चा हमारे सदन में हो रही है और बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आगे में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का हैंड राइज है और आदरणीय मनीष जी का, क्योंकि समय हमारा 8 बज रहे हैं। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं एक बार अपनी बात कह चुका था, परंतु जब आदरणीय पवन सर ने कुछ बातें कही तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब हम बाहर के लोगों से चर्चा करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से एक जो विज्ञान सम्मत चीजें होना चाहिए जो कि हमारे सनातन में हैं, जिसकी बात आप सूक्ष्म जीवों से लेकर पंच तत्व की करते हैं। पंच तत्व को कोई नकार नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति पंच तत्व के बिना अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो पंच तत्व को आधार मानकर हम अपनी बातों को कहेंगे तो निश्चित रूप से। और दूसरी बात जो आपने कही है, कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब भी व्यक्ति प्रतिशोध के लिए खड़ा होता है तो सबसे ज्यादा उसे ही प्रताड़ित किया जाता है। उस बात को भुला दिया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसा कि अभी राकेश जी ने कहा। तो जब भी आज भी हम देखते हैं कि गड़बड़ कोई दूसरा व्यक्ति करता है और जब हम उसका प्रतिशोध करते हैं तो सबसे ज्यादा पुलिस के डंडे हम पर ही पड़ते हैं। ऐसा क्यों, उस चीज पर भी सोचना चाहिए। जियो। जी धन्यवाद आदरणीय नीरज भाई साहब। और मैं आगे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर से निवेदन करती हूँ, जी आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद रंजना जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। राकेश जी का अनुभव, इतिहास कथन और पवन सर ने जो कुछ बिंदु उठाए, राकेश जी ने जो बात कही, यह सब सुनकर या उसी दौरान मेरे मन में कुछ विचार आए, वही मैं सदन के सामने रख रहा हूँ। इसका रास्ता एक ही निकलता है मेरे मेरे कल्पना में कि भाई जैसा विज्ञान में अपडेटिंग होता है, विज्ञान में कोई व्यक्ति महात्म्य नहीं बनाया जाता। मुझे लगता है कि गलती यहीं पे होती है, चाहे किसी भी धर्म वाले हो, इतिहास वाले हो, व्यक्ति को इतना बड़ा बना देते कि उसने जो भी गलत भी कहा तो उसका पुरावा हमेशा देते रहते हैं। विज्ञान में ऐसा नहीं होता। जगदीश चंद्र बोस जैसे आदमी ने भी थ्योरी रख दी तो उसके आगे आने वाले साइंटिस्ट ने बोला कि हाँ, जगदीश चंद्र बोस जी की 90% बातें सही थी, लेकिन यह एक थ्योरी गलत थी। और उनको गलत बोलने में जगदीश चंद्र बोस जी का कोई अपमान हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो यह जो विज्ञान हमेशा करता है कि अपडेटिंग में चलते समय पुराने जो लोग थे, पुराना व्यक्ति था, उसका सम्मान करे, लेकिन उसका कुछ गलतियां हुई है तो उसको हम स्वीकार भी करें। यह एक फार्मूला जो है, यह फार्मूला यदि हम इतिहास में, धर्म में, सभी जगह अगर वो लगाते हैं तो वह निश्चित रूप से खुली चर्चा जिसको बोलते हैं, ओपननेस के साथ में इतिहास का भी अपडेटिंग हो सकता है। और इतिहास को अपडेटिंग करके जो समान विचारधारा ऐसे ओपननेस से विचार करेंगे हम, तो रास्ता निश्चित रूप से मिल जाएगा। और आज विश्व जो जिस तरह से सोचता है, तो उसी तरह से हमारी सोच हर क्षेत्र में होगी, इतिहास में भी होगी, धर्म में भी होगी, सनातन में भी होगी, सार्वजनिक धर्म में भी होगी। और इसी के साथ साथ जो एक दूसरी बात जो राकेश जी ने कही, उससे हम सभी सहमत है कि हम यानी हमेशा दूसरा दबाते जाए और हम सिर्फ दबते ही जाए, ऐसी बात नहीं है। हम जब तक सबल नहीं बनेंगे, खुद का संरक्षण चाहे हमारा हो, हमारे धर्म का हो, हमारे राष्ट्र का हो, उतना सबल हम जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारी बात कोई सुनेगा भी नहीं। यह बात निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन उतना सबल बनने के बावजूद हमको व्यक्ति महात्म्य को छोड़ के ओपननेस के साथ में जाए तो विश्व की जो जान पहचान है, सोच है, उसके साथ में हम चल सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही है आपने। मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं इसमें
जब हम शिक्षा नीति में संशोधन कर रहे थे 1947 के आसपास, 1937 में कांग्रेस ने जो शिक्षा नीति बनाई थी, तो उसमें समायोजन करते समय मुसलमानों की तरफ से जो पक्ष आया, कुछ हमारे हीरोज को भी ले लीजिए, जो शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों के पाठ्यक्रम में जाकर के पढ़ाए जाए। सरकार ने मान लिया, चलो ठीक कर लीजिए, हमने आपने भी सहमति दे दी, हम और आप चाहे उस समय नहीं थे, लेकिन हम मान लेते हैं हमने भी सहमति दी। पाठ्यक्रम लागू हो गया, लेकिन वो धीरे धीरे कलेजा तक पहुंच गए और कहने लगे कि शिवाजी को हटा दो और औरंगजेब को पढ़ाओ। आपने इस पर भी सहमति दे दी। हजारों लाखों की संख्या में मारने वाले, हिंदुओं को मारने वाले टीपू सुल्तान को कह दिया इसको पढ़ाओ। दारा सिकोह क्यों नहीं आया? समन्वय करने की सही समय पर बोलने में जो चूक जाते हैं वो बाद में पछताते हैं। महाभारत करा देते हैं वो भीष्म पिता में। आपराधिक तटस्थता का भाव नहीं रखना चाहिए, विशेष रूप से जब राष्ट्र और समाज की बात हो रही हो। कई बार परिवार में तो चुप लगा जाइए, लेकिन वहां भी आपराधिक तटस्थता बड़ी खतरनाक होती है। तो धीरे धीरे आपके वो सारे हीरोज पीछे कर दिए गए और टीपू सुल्तान आ गया, ये आ गया, मोहम्मद बिन कासिम आ गया, छोटा सा लड़का, और उसने इतना बड़ा काम कर दिया, और आपके हीरोज कहाँ चले गए? तो आपके साथ समन्वय करने का अभिप्राय ये नहीं है, उनके साथ समन्वय करने का अभिप्राय ये नहीं है कि उनके गलत को भी आप स्वीकार करें। पंच तत्व की बात आ रही थी, उनका वो पंच तत्व में विश्वास नहीं है। विज्ञान के लोग मान लें, लेकिन वो किसी और तरीके से कहते हैं। औरत में आत्मा नहीं मानते, आप कैसे तारतम्य बैठाएंगे? आपके आध्यात्मिक विषयों से उनका कोई तालमेल नहीं है। बैठाइए, मैं नेगेटिविटी नहीं परोस रहा हूं, बैठाइए, लेकिन जो आपकी बात सही है उसको सही कहलवाने का भी आपके पास में हुनर होना चाहिए और कहना चाहिए नहीं, यहाँ पर तो ये बात तर्क संगत है इसलिए यही चलेगी। ये नहीं हो सकता कि तुम भी सही और मैं भी सही। अगर जज इस तरीके से कह करके छोड़ने लगे कि दोनों अपराधी सही, जैसे कि उसमें राम मंदिर के उसमें हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये भी उस दिन से लड़ते चले आ रहे थे मुसलमान पक्ष भी, चलो इनको भी इतनी जमीन दे देते हैं। ये कोई न्याय हुआ? आपके घर पे कोई कब्जा कर ले और लड़ते 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 20 साल बाद जाकर के कोर्ट उसको कह दे कि इसने भी 20 साल लड़ाई लड़ी है, इसका भी बहुत खर्चा हुआ, चलो इतना काट करके आपके पोर्शन में से इसको दे देते हैं। ये कोई न्याय है? मैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उन दिनों काम कर रहा था। जब वो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो जब वहां पत्रकारों ने मेरे से पूछा तो मैंने कहा था जुडिशियल मर्डर है, ऑर्डर नहीं है ये। और न्यायालय यदि ऑर्डर करने लगी है, जस्टिस नहीं कर रही है, तो ये गलत है। तू भी सही है और तू भी सही है, क्या निर्णय है? अब हाई कोर्ट ने ठीक किया, सुप्रीम कोर्ट ने। कहने का अभिप्राय यह है कि हम उनको भी सही उस पॉइंट पे भी मान लें जहां वो सही नहीं है। ये कोई उदारता नहीं है। उदारता राष्ट्र हित में, समाज हित में वहां है कि जहां पर उनका सिद्धांत तर्क संगत है, उनकी बात तर्क संगत है, आपकी भी तर्क संगत है, और वो केवल मुसलमान इसलिए नहीं मानी जाएगी, नहीं, माननी चाहिए। सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय बहन प्रणीता साकरे जी से निवेदन करती हूँ, आप अपनी बात रखिए और आप ही आज के कार्यक्रम का आभार करा दीजिए। जी जी, ओम योगाहार मंच को मैं प्रणाम करती हूँ और आज के जो मुख्य वक्ता है आदरणीय राकेश जी भाई, बहुत ही आपके विषय को और वाणी को हम क्या कहें, जिस अध्ययन के साथ में, चिंतन के साथ में आप इतिहास को रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है और आज भी हम खोते जा रहे हैं। ऐसे विभिन्न
विस्तार पूर्वक आपके विषय है। डॉक्टर पवन जी भाई साहब भी बहुत अध्ययन के साथ में अपने विषय को रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे महामानव इस योगाहार मंच पे उपस्थित है, और एक योगाहार मंच ने एक नई दिशा, नया संकल्प, नया उद्देश्य, एक नया लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी का सादर धन्यवाद और अभिवादन प्रणाम करती हूँ। राकेश जी भाई साहब, मुझे लगता है कि जिस विषय को आप रखते हैं कि हम अपने कहीं ना कहीं इतिहास को जैसे बड़े मार्मिक विषय और ऐसे बहुत सारे आपने विषय रखे कि हम हमारे में जो भूलने की एक आदत है, हम भूलते हैं और सामंजस्य और समझौता कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। और अगला पक्ष हमारी इस कमजोरी को बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमें अपने लक्ष्य को साधना है, अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे अभी कुछ समय पहले की घटना है, अभी इसी सप्ताह की बात, हमारे बालाघाट जिले में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। आखिर क्यों? हमारी सरकार ने उस पर कड़ाई से कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। वो उनका एक संदेश है, केवल एक उनका एक प्रयोग है। हमने कहा कि ये उनका एक प्रयोग है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उनका लक्ष्य ऐसे छोटे छोटे शहरों में है क्या, इसको समझना होगा। और जैसे मैं अभी पतंजलि यूनिवर्सिटी से वापस हो रही हूँ भाई साहब, परसों परम पूज्य स्वामी जी महाराज पतंजलि यूनिवर्सिटी में अभिभावकों की बैठक रखे थे, जहां पर हमारी बेटी पढ़ रही है। तो जब अभिभावकों के विषय सुने तो मन बड़ा दुखी हुआ, मन द्रवित हुआ। कैसे आ रहे थे? नहीं आ रहे थे कि हमारी जो पीढ़ी को क्या दिशा देना है, क्या शिक्षा देना है, क्या संस्कार देना है। केवल विषय आ रहे थे आलू भट्टे की सब्जी के। ये क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम जैसे माता पिता ठीक कर पाएंगे? केवल परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की यूनिवर्सिटी में 2 महीने हमने बच्चों को भेज दिया, तो क्या उनकी जिम्मेदारी हो गई कि वो सब कुछ वो करके दे? वहीं से तो हमें शिवाजी तैयार करना है, वहीं से हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव ऐसे महापुरुष तैयार करना है। और वहीं से सब कुछ भारत का अच्छा ये करना है। लेकिन धन्य है वो अभिभावक केवल भट्टे और सब्जी के विषय में समेट के अपने इसको बात को रख दिए। मुझे दुख हुआ और मुझे लगा कि धन्य है ये भारत के हिंदू कि ये कैसे अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, कहाँ ले जा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है भाई साहब। और मुझे लगता है कि अगले जब भी समय में मुझे ऐसा समय मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं पालकों के बीच में उन अभिभावकों से निवेदन करूंगी कि इन छोटी छोटी संकीर्णता से निकलिए, अपने बच्चों को निकालिए और तपस्वी योगी बनाइए। इन्हें वो दिशा दीजिए कि इस भारत भूमि के लिए कुछ कर सके। अरे ये छोटी छोटी चीजों में उलझते रहोगे तो आपका सब कुछ जो बचा है वो भी चले जाएगा। और आप इस महामानव महापुरुष के साथ में जुड़िए, संगठन को साथ दीजिए, यूनिवर्सिटी को साथ दीजिए, अपनी शिक्षा को साथ दीजिए, सनातन को साथ दीजिए और एक मिलजुल कर हम कार्य करें, अपने लक्ष्य को साधे, अपने स्वर्णिम इतिहास की कल्पना करें। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे तो ही बचेंगे, और नहीं तो छोटी छोटी बातों से समझ लीजिएगा कि पता नहीं कब कब ऐसी जीजा माताएं जन्म लेगी और कितने छत्रपति तैयार होंगे या नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में वो प्रणाम करती हूँ भाई साहब, और सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम। बहन जी, आपने जो संकेत दिया है वो सावरकर जी के उस चिंतन को स्पष्ट करता है या उसको पुनर्जागृत कर रहा है हमारे बीच में, जो उन्होंने कहा था कि हमारे भीतर सद्गुण विकृति रही।
हम जहाँ समझौता करना नहीं था, जहाँ सामंजस्य बैठाना नहीं था, वहां भी बैठा गए और अपने आप को पीछे कर लिया, विड्रॉ कर लिया। उसको उन्होंने सद्गुण विकृति कहा है, और ये सद्गुण विकृति बार बार हमारे सामने आई है। जहां पर शत्रु को माफ नहीं करना चाहिए था, उसको खत्म कर देना चाहिए था, वहां भी हमने उसको क्षमा दे दी, और उसके कितने घातक परिणाम हुए उन पर संस्कृति के 6 अध्याय, स्वर्णिम 6 अध्यायों पर जो बोलते हुए लिखते हैं, उस पर ये बातें बार बार दोहराते हैं कि सद्गुण विकृति देखिए यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई। तो ये जो इतिहास के उल्लेख ऐसे महापुरुष करके गए हैं, इनसे हमें निश्चित रूप से आज शिक्षा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए, समझना चाहिए कि अतीत में कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे घटित हो गई हैं, और उनका समन्वय आज बनाना चाहिए। यही उद्देश्य मुझे लगता है कि आदरणीय पवन जी का भी है, मेरा भी है, आपका भी है, लेकिन उस पर हमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। जी, बहुत सुंदर आदरणीय प्रणीता ताई। और आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण रहा। चर्चा आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय राकेश कुमार जी, आदरणीय प्रणीता ताई और भी दुबे सर, सबने अपनी अपनी बात रखी, और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे सदन में चर्चा हुई। और आगे में आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी अगर हमारे सदन में है तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आज के इस चर्चा सत्र को आप अपनी बात रखकर विराम दी। जी आदरणीय। चलिए, मेरी आवाज नहीं जा रही है। आज के योग शिक्षक आदरणीय श्री हीरालाल कुशवाहा जी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से, उन्होंने बहुत ही सुंदर आज का योग सत्र लिया। उनका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज के द्वितीय सत्र में आदरणीय राकेश कुमार जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने चर्चा की और उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। मैं उनका बहुत बहुत मनपूर्वक युगाहार परिवार की तरफ से धन्यवाद और आभार। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला भाई साहब और आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आदरणीय प्रणाली मराठे, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आदरणीय प्रणीता साकरे जी, और भी हमारे साथ सुबह 5:30 बजे से सभी महानुभाव भाई बहन जुड़े, वरिष्ठगण जुड़े, उन सभी का मैं मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। और यही पर आज विराम देते हैं। कल सुबह फिर से नई योग शिक्षक के साथ, नए विषय के साथ हम मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको ओम, सबको जय श्री राम। जय श्री राम। ओम। ओम।